इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज़ाद समाज पार्टी की तत्वाधान में उपस्थित रो बचाओ भाईचारा बढ़ाओ प्रबुद्ध सम्मेलन लखनऊ में मुख्य अतिथि के रूप में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष दिवंगत गीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने दिया जोरदार भाषण। नारियों को, कमजोर वर्गों को गिरा के दबा के लोगों को मान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए भारतीय संविधान को रचने का काम किया, लिखने का काम किया। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में जिनका मान सम्मान है, क्योंकि मैं अभी यूएस ट्रिप से लौटा हूं, ट्रिप पर जाऊंगा 2 दिन के लिए, वहां सब जगह पर वो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम करते हैं। आप ये समझिए कि दुनिया में रहने वाले लोगों पे कहां समय है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति को यहां से बुला के चाहते हैं कि मैं उनके आने वाली पीढ़ियों को बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताऊं। तो आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का कद इस देश में कितना बड़ा। समाज में संविधान की वजह से 10, 12, 15% लोग शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड और माइनॉरिटी में, मुस्लिम समाज में 10, 12, 15% लोग तैयार हुए और बाकी उसी समाज का 80-85% समाज, 90% समाज हाशिए पे। तो ये जो 10, 12, 15% लोग तैयार हो गए, जो नौकरी में गए, जिन्होंने रोजगार किए, जिनको, ये कौन लोग हैं? जिनको दोनों टाइम का भोजन आसानी से मिलता है, जिनके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनके पास चलने के लिए साधन है, जिनको अगर वो 10 दिन काम पे ना जाए तो ये दिक्कत नहीं होगी कि घर में रोटी कहां से आएगी, कपड़ा कहां से आएगा, फीस के पैसे कहां से आएंगे, तेल के पैसे कहां से आएंगे। ये 10, 12, 15% समाज जो तैयार हुआ, ये जो समाज को दिशा दिखाने का काम करता है। और एक 80-85% समाज वो है जो सुबह उठता है, खेतों में काम करता है, फैक्ट्रियों में काम करता है, कंपनियों में काम करता है, बिल्डिंगों में काम करता है, मैला उठाता है, तमाम तरह की मुसीबत वो करता है, कुछ की दुकानों पे काम करता है और सुबह जाता है, पूरे दिन मेहनत करता है और थका हारा शाम में घर आता है और आके जो जिस तरह का भोजन तैयार हुआ है उसको खा पी के और सो जाता है। उसको नहीं पता देश में क्या चल रहा है, स्टेट में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम इकोनॉमिक रूप से कहाँ हैं, हम सांस्कृतिक रूप से किस तरह पढ़ रहे हैं, हम धार्मिक रूप से किस तरह पढ़ रहे हैं, हम एजुकेशन में कहाँ हैं, हम अंडर स्ट्राइक में कहा। उसको कोई मतलब नहीं इन सब चीजों से। उसको एक ही चीज पता है कि हम पैदा हो गए और वो ये सोचता है कि हम पैदा हो गए, किसी तरह से हमारा जीवन पूरा हो जाए बस, और हम वापस जो है जहां से आए वहां चले जाए। तो ये जो 80-85% समाज है, इसको तैयार कौन करेगा, इनको रास्ता कौन दिखाएगा? तो कुछ पार्टियां तो प्रभु जन सम्मेलन कराती हैं, वो वर्ण व्यवस्था को मानने वाली पार्टियां हैं, वो मनुवाद को मानने वाली पार्टियां। मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, ना किसी लड़ाई ना किसी झगड़ा, सीधी बात है। उनका मानना है कि अभी भी देश में एक जाति प्रबुद्ध है, एक ही जाति ज्ञानवान है, एक ही जाति है जो नेतृत्व कर सकती है, एक ही जाति जो रास्ता दिखा सकती है। मेरी इस बात से असहमति है, क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति, मेरी इस बात से स्पष्ट असहमति। मैं मानता हूं कि जब रेस की लाइन एक होगी और फिर आप कंपटीशन डालो, फिर आपको पता लगेगा कि कौन बुद्धिजीवी है, कौन प्रबुद्ध है, किसमें कितनी क्षमता है। अभी तो ये देश गैर बराबरी की जड़ों में जकड़ा हुआ है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं, ताजे उदाहरण, 4-5 दिन पुराने उदाहरण। मेरे 4 बच्चियों से बात हुई है, एक रैगर समाज से थी, एक वाल्मीकि समाज से थी, 2 जाटो समाज से, राजस्थान में। हाई स्कूल या 10th का उनका रिजल्ट आया भाई, नंबर 99.83, 99.53, 95.67, 93.64। और मैंने उनके घर के हालात देखे। एक बच्ची के फादर सरकारी नौकरी में, बाकी 3 हाशिए पे हैं। एक के फादर प्राइवेट जॉब करते हैं, एक बच्ची, उसके फादर
छोटा मोटा वहां काम करते हैं। और एक बच्ची जब किसकी कल मुझसे बात हुई, उसके फादर नहीं है, मैंने उससे पूछा कि बिटिया पापा क्या करते हैं, तो वो रोने लगी। तो मैंने, अब मुझे लगा कि कुछ हुआ है, तो मुझे पीछे से किसने कहा कि इसके पापा नहीं। तो मैंने पूछा माँ क्या करती है, और फिर भावुक हुई। मुझे मुझे उस परिवार की शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी कैसी होगी, जिसके फादर ना हो उसकी क्या हालत हो गया सोचो। मुझे उस बेटी पे इतना गर्व हुआ और मैंने उसको कहा कि मैं जल्दी तुझे दिल्ली बुलाऊंगा और मुझे जो करना है मैं वो करूंगा उन बच्चों के लिए। मेरे दिल में इच्छा। प्यारे साथियों, ये उदाहरण है कि इतने अभाव में रहते भी वो चैलेंज कर रहे हैं उनको जो कहते हैं कि हम प्रबुद्ध हैं। 99.83% का नंबर मतलब समझते हैं आप? मुझे लगता है शायद कोई एक शब्द उससे गलत लिखा गया होगा, बस आप एहसास करके देखो। और मैंने तो उसको ये भी कहा कि बेटिया जितना तुम्हारे दोनों बार में जुड़ गया, हमारा जितना तुम्हारा एक बार में, हम तो 2 बार में भी नहीं आए। आप महसूस करके देखो, रेस की लाइन एक नहीं है, बराबर सुविधा सम्मान नहीं है। अगर बराबर सुविधा सम्मान होता तो मैं गारंटी दे के आता हूं कि 100 में से 100% नंबर लाने का काम वो चारों बच्चियां करती, अगर बराबर सुविधा सम्मान होता। जो तैयार तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, जो जिसको पेट इसका भरा हुआ है, जो देश को देख रहा है, प्रदेश को देख रहा है, वो उसको हम ये आग्रह कर रहे हैं कि भाई अब आप आ जाओ और इस तैयार हुए लोगों को दिशा दिखाने में हमारी मदद करा दो। आप महसूस करके देखो, इनकी हिम्मत देखो और सराहो मेरे साथ इनकी हिम्मत को। मोटरसाइकिल में तेल अपना गिराते हैं, ना धूप देखते हैं, ना छांव देखते हैं, ना दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, ना कोई तनख्वाह मिलती है, ना कोई भविष्य की कोई योजना है। एक ही बात इनके मन में संकल्प है कि हमें बाबा साहब अम्बेडकर के, मान्यवर काशीराम साहब के और अपने महापुरुषों के कारवा को आगे बढ़ाना है। हमें शक्ति हासिल करनी है और शक्ति से जो है हमें एक ऐसा समता मूलक समाज बनाना है जिस समाज की कल्पना हमारे महापुरुष करते थे। अभी मैं वर्मा जी को सुन रहा था, बड़ी शानदार बात कही उन्होंने फ्रांस की क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने अमेरिकन क्रांति का जिक्र किया, उन्होंने सामाजिक मूल्यों का जिक्र किया। आप ये सोचो, जिस चीजों के लिए दुनिया में संघर्ष हुए हैं और हजारों हजारों लोग कुर्बान हुए हैं, वो हमें बाबा साहब अम्बेडकर उनके साथियों ने ज्ञान के दम पर जो है वो संविधान में सर्जित करके दी है। अब वो हमारे सामने धीरे धीरे जाना। अब क्योंकि हमें हमारा योगदान नहीं है उनको लाने में, हम तो स्वाभिमान को सबसे ऊपर समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आदमी भूखा रह सकता है लेकिन अपमानित होकर नहीं रह सकता। आप भी, चाहे आप गांव में रहते हो, शहर में रहते हो, गली में रहते हो, महल में रहते हो, झोपड़ी में रहते हो, हर व्यक्ति अपने ऊपर इस बात को लेके बताए और अपने मन से हाथ उठा के मुझे बताए अगर मेरी बात आपको सही लगे कि अगर जिस जगह वहां आपका अपमान होता हो, क्या आप वहां दोबारा जाना पसंद करते हैं? बताओ ईमानदारी से, करते हो या नहीं? आप सारी राजनीतिक दलों का चरित्र देखो, वो अपमान ये थोड़ा ही होता कि किसी को गाली दे दी, किसी को घर से निकाल दिया। जब आपके हक अधिकारों, बाबा साहब के विचारों की हत्या होती है, बाबा साहब के संविधान की हत्या होती है, बाबा साहब के सपनों की हत्या होती है, बाबा साहब के मूल्यों की हत्या होती है, तो ये भी बाबा साहब का अपमान है या नहीं है? लेकिन इस अपमान को हम समझ नहीं पा रहे। देखिए, देश में राजतंत्र था और राजतंत्र में राज बदलने के लिए युद्ध होते थे, संधियां होती थी, घोड़ों पे, ऊंटों पे, हाथियों पे सेना आती थी, पैदल सेना आती थी, तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूकें चलती थी, तोपें चलती थी और हजारों हजारों सैनिक शहीद हो जाते थे, तब राज बदलता था। अब बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को क्या दिया है? आलोचना करना उनकी आसान है,
उनके ऊपर सवाल उठाना आसान है, लेकिन दिया क्या है इस बात पे गौर करो। दिया ये है कि राज बदलने के लिए ना आपको तलवार खरीदनी, ना बंदूक खरीदनी, ना तोप खरीदनी, ना आपको हाथी लाना, ना घोड़ा लाना, ना बैल बकरी लाना, ना आपको युद्ध की कला सीखनी, ना आपको युद्ध करना। सिर्फ भाईचारा बनाकर और वोट की ताकत का एहसास आपको लोगों को कराना है। और उस वोट की ताकत से सिर्फ पहले ठप्पा लगता था और अब ईवीएम का बटन दबा के राज बदल जाता है। देखो कितना आसान कर दिया सब। और यह भी नहीं कि मशीन आपको लानी हो, व्यवस्था आपको करनी है, आपको जाके पर्ची भी सरकार ऐसी व्यवस्था बनाई है, आपके घर में लाके आपको हाथ में देती है और उस पर्ची को लेके जाके बस आपको वोट डालना है। इतना आसान कर दिया। अब मैं बहुजन समाज के आजादी के 70-75 साल के अनुभव पे उनके आचरण पे, उनके व्यवहार पे नजर डालता हूं तो मुझे दिखता है कि वो 8 घंटे मजदूरी तो कर सकता है पेट पालने के लिए, वो तमाम तरह के संघर्ष तो कर सकता है, लेकिन वो 2 घंटे भाईचारा बना के समाज को जागरूक करके वोट के आधार पे अपनी जिंदगी बदलने के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। ये भी जो एक मानसिक गुलामी। मैंने बचपन में कहानी पढ़ी थी, सुनाऊं आपको? कौन होता जो हाथी को चलाता है? महावत जो हाथी का छोटा बच्चा होता है उसके पैर में वो जंजीर डालता है, मोटी सी जंजीर। अब उस जंजीर को तोड़ने के लिए वो हाथी का छोटा सा बच्चा बहुत जोर लगाता है, पैर को पटकता है, सर को पटकता है, खूब जोर लगाता है, अंत तक वो जंजीर को तोड़ नहीं पाता। कुछ दिन ऐसा करने के बाद उसके मन में एक बात बैठ जाती है कि इस जंजीर को तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। और जब वो हाथी बड़ा हो जाता है, बलशाली हो जाता है, ऐसी 10 जंजीरों को एक बार में तोड़ दे, तब महावत कभी उसको जंजीर नहीं मानता, एक पतली सी रस्सी उसके पैर में बांध देता है। गांव में आपने देखा होगा, जिन बैलों से हम लोग खेत जोता करते थे उन बैलों को बहुत पतली सी रस्सी से बांध देते थे। वो बैल चाहे तो रस्सी को कई बार तोड़ा सकते हैं, लेकिन मन में ये बात बैठ जाती है, मस्तिष्क में ये बात बैठ जाती है कि कभी हम इस रस्सी को तोड़ा नहीं सकते। इस गुलामी की बेड़िया जब गहरी हो जाती है उसका असर ये होता है कि कभी वो हाथी या वो बैल उस रस्सी को तोड़ने का प्रयास करता ही नहीं। जैसे रस्सी बंधी उसको एहसास हो जाता है कि ये तेरे बस की बात नहीं। ऐसे आपको ये एहसास हो गया है कि आजाद भारत में भी गुलामी की बेड़िया काटना, राजकाज लाना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए आप जुल्म से आ रहे हो, मुसीबती में रह रहे हो, गरीबी, बेबसी, लाचारी, तमाम तरह की परेशानियों में जी रहे हो, टूटे फूटे घरों में रह रहे हो, लेकिन इस गरीबी, बेबसी, लाचारी, जुल्म जाति की बेड़ियों काटने के लिए राजकाज बनाने का काम नहीं। तो मैं जिनको नेता मानता हूं मान्यवर साहब काशीराम, मैं उनसे ये भी सीखता हूं कि तमन्ना अगर सच्ची हो तो रास्ते हजार होते और तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने हजार होते। बिल्कुल। प्यारे साथियों, हम सच्ची तमन्ना के साथ समाज में निकले। उन्होंने ये भी कहा कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मिशन किसी व्यक्ति का मोहताज नहीं है, मिशन विचारों के आधार पर चलता, विचारधारा के आधार पर चलता है। और हमको गर्व होना चाहिए कि जिस विचारधारा को माननीय काशीराम साहब को मानने वाले लोगों ने, उनके लेफ्टिनेंटों ने भी छोड़ के बहुजन से षड्यंत्र कर दिया था, उन्हीं मान्यवर काशीराम साहब के संघर्ष को जिंदा रखने का काम भी हमारे में आजाद समाज पार्टी ने किया है। और जिन्होंने नारा दिया है 1585 जो बहुजन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, अपने महापुरुषों के नारों को जिंदा करने का काम किया है। अगर हम चाहते, अगर एमपी एमएलए बनना, मंत्री बनना सपना होता तो हमारी पार्टी में प्रथम जो है श्रेणी में जो लोग बैठे हैं वो किसी पार्टी का मेंबर बन के विचारधारा से समझौता करके एमपी एमएलए बन जाते। लेकिन एमपी एमएलए बनना लक्ष्य नहीं था, अपने पूर्वजों के अधूरे सपने को पूरा करना और महापुरुषों के उस विचार को, मानवतावादी विचार को जिंदा रखना हमारे कर्तव्य में।
बेटे होने के नाते, उस परिवार के का वंश होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महापुरुषों के अधूरे कार्यों को पूरा करें। इसलिए हमने दल बनाया, और दल हमने किससे प्रेरणा लेके बनाया? दल हमने मान्यवर साहब काशीराम साहब से प्रेरणा लेके बनाया। क्यों? आप महसूस करो, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन में कई सामाजिक संगठन बनाए, कई राजनीतिक दल बनाए। उनका पहला सामाजिक संगठन जो समता सैनिक दल था, जो 1924 में बना। फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, फिर उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाई, और जब 1949 में यहां वो एक सम्मेलन में जो कमजोर वर्गों के, ऑपरेशन कम्युनिटी के लोगों ने रखा था, उस सम्मेलन में जब वो यहां लखनऊ में भाषण देने आए तो उन्होंने पिछड़े और दलित समाज के लोगों को चेताते हुए कहा कि मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप रोटी बेटी का रिश्ता करो, मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप एक थाली में भोजन खाओ, लेकिन आपकी समस्या एक जैसी है। उन समस्याओं से लड़ने के लिए आपको एकजुट होकर राजनीति करनी चाहिए। ये संदेश मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लोकतंत्र 51% सहमति का विचार है। अगर 49% विषयों पे आपकी सहमति नहीं होती और 51% विषयों पे आपकी सहमति है, तो आप मिलकर राजनीति कर सकते हैं। इसलिए ये भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने लखनऊ में दिया था कि जिस दिन आप मिलकर राजनीति करोगे तो ये जो लोग आज कुर्सियों पर बैठे हैं, आपके जूतों के फीते बांधने में भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस। आपके सामने अलीगढ़ में जो हुआ वो आपने देखा होगा, और जो अपने आप को सेकुलर नेता कहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता है, अगर उनके मुंह से एक शब्द निकला हो तो मेरा चैलेंज है आप सब लोग, आप चेक कर लो, उनके बयान चेक कर लो, उनका ट्विटर हैंडल चेक कर लो। अगर एक शब्द निकला और उन चारों बच्चों को जानवरों से भी बुरी हालात में कर दिया। मेरे पास खबर आई, मुझे बताया गया कि उनके साथ अन्याय हुआ है। मैं उनसे मिलने के लिए गया, वहां के डॉक्टर्स को बुलाया। ऐसा लगता था उन डॉक्टर्स के ऊपर भी दबाव है कि इनका इलाज नहीं करना, इनको जल्दी से डिस्चार्ज कर दो, क्योंकि मामला हाईलाइटेड ना हो। मैं गया, डॉक्टरों से बात की, उनकी पीड़ा को सुनी, अधिकारियों से बात करी, और उनके खिलाफ जो झूठा मुकदमा लिखा गया उस मुकदमे को खारिज करने की बात की, और उनको ये कहा पुलिस के अधिकारियों की इसकी जांच कराओ। जांच हुई तो वो बच्चे सही पाए गए, और तब वहां के अधिकारियों ने किया कि हम इस मामले में गिरफ्तारी करेंगे। अब भीड़ को आप न्याय करने का अधिकार नहीं दे सकते। मेरे पास भी इतनी बड़ी भीड़ है, इतना बड़ा जनसमूह है, मेरी किसी से नाराजगी हो, मेरा किसी पे गुस्सा हो, मैं इनको कहकर लेके चल दूं साथ में कि चलो भाई, जिस गांव ने बारात रोकी है आज जरा इनको ठीक कर दे। तो क्या भीड़ को ये छूट दी जा सकती है कि न्याय करे? जब इस देश में हम लोग संवैधानिक मर्यादाओं में बने हुए हैं, यहाँ पुलिस है, यहाँ इंटेलिजेंस है, LIU है, तमाम तरह का सिस्टम है, यहाँ हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तो फिर ये काम हमें उनके ऊपर छोड़ना चाहिए, हमें कोर्ट के ऊपर छोड़ना चाहिए, हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। वरना आप देखो कि जब किसी को बार बार सताया जाता है तो क्या होता है, जैसे एटा में हुआ। क्या हुआ एटा में? मानव जी ने आप बिना झिझक इनको कहना, और ये आपके साथ खड़े रहेंगे। हम सब लोग बताओ इनके साथ खड़े नहीं खड़े। ये सब मेरा नाम सुदर्शन यादव है, जो मैं बहुजन मिशन गायक हूँ और आजाद समाज पार्टी का जागृति जत्था का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो पिछले लोकसभा चुनाव से अब तक के किस तरह से आपने लोगों में अलग से चलाई है आजाद समाज पार्टी की तरफ? भाई से मैं जुड़ा हूँ। 2022 में पहली बार चुनाव लड़े थे गोरखपुर में, माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ जो है विधानसभा का चुनाव था। उसी समय से हम लोग भाई से जुड़े हैं और बहुजन समाज के लिए चलने का कार्य कर रहे हैं, और बाबा साहब के, मान्यवर साहब कांशीराम साहब के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और चलते रहेंगे। लेकिन अभी जिस तरह जो है मतों का प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसा जाटो समाज आज बसपा और आजाद समाज पार्टी के साथ चल रहे हैं, लेकिन वही अगर आप देखिए वाल्मीकि समाज या प्रजापति समाज, वो टोटल भाजपा के साथ। जैसे तो जो लोग गुमराह चल रहे हैं अपने समाज के लोग हैं, जो हमेशा, देखिए इसी के नाते जो है लड़ाई थोड़ी कठिन है। हमेशा से सदियों से बहुजन समाज लड़ता आया है और लड़ता रहेगा,
और कुछ तो परिवर्तन है, जो परिवर्तन होता रहा है, सदियों से परिवर्तन होता चला है, परिवर्तन हुआ। आज जो इस समय शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, वो लोग भी कभी परेशान थे, आज वो भी हावी हो गए हैं शासन सत्ता के तौर पे। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन होगा, अपने समाज के लोग जागेंगे और फिर अपने बहुजन समाज के लोग जो है सत्ता में आएंगे। लेकिन जिस तरह संविधान बदलाव की बातचीत चल रही है, लगातार संवैधानिक संस्थाएं जो है वो पंगु होती जा रही है, तो उससे क्या लगता है? जैसे सर, ये तो एक जुमला है, संविधान बदलने के बाद जो लोग करते हैं उनकी मूर्खता है। ऐसे इतना आसान नहीं है कि संविधान बदल दिया जाएगा, क्योंकि संविधान के रक्षा के लिए हमारे बहुजन समाज के लोग, हमारे युवा नौजवान साथी भीम आर्मी के लोग और SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जो है तैनात हैं। संविधान पे हम लोग हाथ आने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो। ठीक।